बाजार में पैसे कब लगाने चाहिए, बाजार से पैसे कब निकालने चाहिए? आपका आर्थिक लक्ष्य अगर नजदीक आ रहा हो और बाजार में गिरावट आ जाए तब आप क्या करेंगे? जब भी आप बाजार में पैसे लगाते हैं हमेशा आपसे कहा जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से आपको पैसे लगाने चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए ताकि बाजार के तमाम उतार चढ़ाव को लेकर जो ट्रिगर्स है ना उसको आप बचा पाए। इसी तरह की बारीकी से समझाइश हम आपको देते हैं निवेश को लेकर इस हमारी खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो आज आपको न सिर्फ बाजार की चाल के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आपको इसको समझना चाहिए अपने आगे के लक्ष्यों के लिए, अपने आगे की निवेश की रणनीति के लिए। मेरे साथ है म्यूरा एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोविड के बाद मेरे ख्याल से ये हमारी पहली मुलाकात है जो स्टूडियो में हम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है कविता, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और ये स्टूडियो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये कोविड का माहौल एक मेरे से तो हो नहीं रहा था, अभी एक फिजिकल मीटिंग की टाइम आ गई है एंड यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल, स्टूडियो में आके एक अलग ही एनर्जी होती है, वाइब होती है और गर्मा गर्मी होती है, जैसे कि हमारे बाजार में भी हम देख रहे हैं ना, काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। मुझे तो आपसे ये पूछना है कि अब जिस तरह से लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं, जो समझदार निवेशक हैं कम से कम, कि जब बाजार में गिरावट होगी ना तब पैसे लगाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं बोलते हैं अब तो बहुत गिर गया है, अब पता नहीं और कितना गिरेगा, ठीक है, अब जब एकदम गिर जाएगा उसके बाद जब स्टेबल होगा तब पैसे लगाएंगे। तो अब ये जो चाल है बाजार की, कितना और गिरेगा और कितना और चढ़ेगा, कब पैसे लगाने हैं, ये उन लोगों को ज्यादा है इस तरह के सवाल जो पिछले 2 साल में आए थे बाजार में, ठीक है, जिन्होंने बाजार का जो कहते हैं ना बूम बूम बाजार देखा था। लेकिन अब तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, काफी वॉलेटाइल है और आगे भी रहने की संभावनाएं जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को? देखिए, बाजार में जो बेसिक जो हमारा जो एक कहावत रहता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, ये धीरे धीरे एक निवेशक को सीख मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड जैसे मैं करीब 20-25 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये पहले मैं भी ऐसे ही था कि बाजार में टाइमिंग करता था, एक बाजार का बेस्ट मोमेंट ढूंढने की कोशिश करता था। बट जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा है कि धीरे धीरे एक निवेशक धीरे धीरे एक रणनीति बनाती है, एक गोल के पास आते हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? एक इन्वेस्टमेंट कुछ एक कारण की वजह से होता है और वो कारण जब सामने आ जाए तो कहाँ इन्वेस्ट करना होता है वो आसान हो जाता है। टिपिकली लोग काफ़ी टाइम वक्त वहाँ पहुँचते हैं कि गोल लेके इन्वेस्ट करें, क्योंकि विदाउट अ गोल तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं तो आपके हाथ एक ठीक इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेस्ट करना भी नहीं लगेगा। तो ये एक जर्नी होती है। पहले तो हम सोचते हैं कि ये जर्नी रिटर्न्स की है, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि एक्चुअल जर्नी रिस्क की है। जो लोग ये सवाल कर रहे होंगे उनका रिस्क प्रोफाइल पे कुछ तो आया होगा, तभी वो अनकंफर्टेबल होके ये सवाल पूछेंगे। और सवाल जायज़ है क्योंकि 2 साल पहले मार्केट्स कुछ थे, बिल्कुल, उससे 1 साल पहले मार्केट कुछ था और आज कंप्लीटली अलग है। बिल्कुल, द गुड पार्ट ऑफ जो है आज वो एक कारण के वजह से है। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो गया है। एक जब भी कोविड से कंट्री निकल रहा था, एक वॉर जैसा सिचुएशन सामने आ गया और जब एक वॉर और एक बड़ा कंट्री जैसा रशिया वॉर में इन्वॉल्व हो तो वो इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एक बहुत स्वाभाविक है। सही बात है। एंड इसीलिए जो हो रहा है एक नोन रूप में अनफोल्ड कर रहा है। इसके इम्पैक्ट्स हर जगह हैं, फ्रॉम ऑयल प्राइसेस टू इन्फ्लेशन, जो कोई भी फॉलो कर रहा हो मार्केट में वो सामने आ रहा है। तो एक जो पहले जो 2 साल पहले आए थे इन्वेस्टर, उनको शायद ये पहली बार धक्का लगा है। बट ऐसे माहौल में अच्छे इन्वेस्टर्स पैदा होते हैं। ये एक अच्छे इन्वेस्टर के सीखने के टाइम है और ये एक जर्नी होती है। मैं बार बार ये जर्नी ही जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इन्वेस्टर। वहाँ तक जो मेंटल स्टेटस है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है और इन्वेस्टमेंट जर्नी भी लगती है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि आपको कुछ अच्छे कंपनी ऐसे
ऐसे ऐसे भाव में मिलेंगे वो शायद 2 साल मैं उसी पहले पर आ नहीं रही मिल थी, रहे क्योंकि थे। आपने कहा कि अच्छे इन्वेस्टर्स, समझदार इन्वेस्टर्स उभर के निकलेंगे, सीखने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अच्छी कंपनियां चुनने का, उन्हें परखने का ये सही मौका है, तो कीचड़ में कमल जब खिलता है तो वो तो साफ दिखता है ना। लेकिन अब यहाँ पर बाजार में हमने देखा है कि अच्छी कंपनियां, जब गिरावट के माहौल में बाजार हो तो सभी कुछ गिरता है, लेकिन अच्छी कंपनियां कम गिरती हैं। ठीक है, अब उनमें से हम कैसे वैल्यू पिकिंग करें, क्योंकि इस तरह का बाजार आके आपको लगता है वैल्यू पिकिंग के लिहाज से सही है, आपको बहुत सिलेक्टिव होकर कंपनियां चूज करनी होगी, लेकिन माहौल ग्लोबली, डोमेस्टिकली ऐसा है कि आप अच्छी कंपनियों का चुनाव कैसे करें? देखिए, 2 तरीके के निवेशक होते हैं, जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि आप बैलेंस शीट पढ़ें, माहौल का जांच लें और खुद चयन करें। सही बात है। जिनके पास ये कैपेबिलिटी है वो खुद करने चाहिए, बाजार पूरा ओपन है आपके सामने। और जिनके पास नहीं है या जिनके पास वक्त नहीं है, वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास आए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास आते हैं, जैसे हम एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, डिफरेंट फंड्स के डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं। हाँ। और डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के कारण वो उनका कॉम्पोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो भी अलग होता है। अलग होना चाहिए। इसलिए अगर किसी का गोल हो या प्लान हो, वो प्लान के साथ एक रिस्क प्रोफाइल होता है, तो उसके हिसाब से आप स्कीम मैच कर सकते हैं अंडरलाइंग में, जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। एक बार आप एलोकेशन तय कर लें, फिर स्कीम चुनना इतना बड़ा काम नहीं होता है। प्रॉब्लम एक्चुअली होती है व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ योर गोल। ओके। राइट। जब आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास आते हैं और एक सपोज बिटवीन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स है, उनमें आपने चयन कर लिया है, तो आप एक अच्छे फंड मैनेजर को चुनिए और वो फंड मैनेजर के साथ आप जर्नी बिल्कुल बिताइए। उनका डेफिनेटली ऐसे माहौल में उनका भी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने होंगे और वो चयन करेंगे। बट टिपिकली कोई भी फंड मैनेजर हो, उनका एक बेसिक होता है इज टू बाय अ गुड बिजनेस एज अ गुड प्राइस। राइट। एंड प्राइस बाजार क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर मीट। इज अ डिमांड सप्लाई गेम। द डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है, एंड जब डिमांड कम होता है तो प्राइस गिरता है। शायद अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि FIs बेच रहे हैं। हाँ। बेच रहे कारण के वजह से बेच रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है। और ये अच्छे कंपनीज जैसे निफ्टी 50 कंपनीज 6 महीने में 10% के ऊपर नीचे आ गए हैं। तो it is no rocket science to believe that because of this selling एक अपॉर्चुनिटी मिला है। हाँ। कितना दूर नीचे जाएगा ये वक्त ही बताएगा, डिपेंडिंग ऑन दी ग्लोबल सिनेरियो। बट यहाँ से मेरे हिसाब से द प्राइसेस व्हिच वी आर सीइंग, आवर व्यू इज द मार्केट इज नाउ फेयरली वैल्यूड। तो अब आपने यहाँ पर मुझे 2 बार रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में बात कही है। रिस्क प्रोफाइलिंग कोई इंसान कैसे कर सकता है अपनी, इसका मतलब क्या होता है? नहीं कविता, ये बहुत ही एक अहम सवाल है। एंड रिस्क प्रोफाइलिंग भी एक जर्नी होती है। अच्छा। जो मेरा रिस्क शायद 25 साल में क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी था, वो शायद अभी नहीं है। एंड रिस्क प्रोफाइलिंग का अपना ज़रूरतों के साथ भी एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा। अगर मेरे ज़रूरतें ज़्यादा हैं और मेरे पास कम पैसे हैं और मुझे वहाँ जाना ही है, तो रिस्क ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। सो सपोज जैसे कोविड से पहले जो इन्वेस्टर था, इक्विटी में इन्वेस्टर था, एंड सडनली बाजार 40% टूटा, तो वो इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल फिर से चेक हो जाता है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही रिस्क प्रोफाइल लेके पैदा होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, ड्यू टू चेंजिंग लाइफ साइकिल और लाइफ सर्कमस्टेंसेस, रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता है। जैसे आपने कहा, सपोज किसी का गोल पास आ रहा होगा एंड बाजार टूट जाता है, सडनली एवरीथिंग वैनिशेस। टोटली। ये तो हमें सीख मिला ड्यूरिंग कोविड की, 40% नीचे गया, तो एक स्ट्रेट लाइन फाइनेंशियल प्लान से हम लोग एक ग्लाइड पाथ में गए, जिसमें हम कहते हैं जैसे आपका गोल पास आते जाए, आप सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में इसको शिफ्ट कर जाएं, सो दैट चाहे माहौल कुछ भी हो, आपका गोल तक आप पहुंच सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग, टू आंसर योर क्वेश्चन, इज अ जर्नी। और I think periodically there are various risk profiles available online. I would really urge investors की बार over a period of time खुद से पूछे वो सवाल कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। देखिए, one has to invest where one is comfortable. Totally. तभी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी एक अच्छे से एक गुजरती है। नहीं तो अगर डिस्कम्फर्ट है तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है।
दैट इज वेरी क्रिटिकल टू एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। लेकिन साथ ही ऐसा निवेश का विकल्प आपको चुनना चाहिए जो कम से कम महंगाई को मात दे सके। बिल्कुल। आपके लक्ष्यों को पाने के लिए, उस राह तक आपको ले जाने के लिए महंगाई, मेरे ख्याल से उसको बीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। रिस्क प्रोफाइलिंग को ध्यान में रखते हुए महंगाई एज अ ट्रिगर को मैं कैसे अब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूं? देखिए, सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल से इन्फ्लेशन इज 7%, तो आपके हिसाब से बेसिक रिटर्न जो आनी चाहिए वो 7% होनी चाहिए। Right. अगर आप आज के डेट में 10 ईयर गवर्नमेंट जीसेक देखें तो 7.5 चल रहा है। तो इन दिस अननेचुरल सिचुएशन, बिकॉज ये अननेचुरल हुआ तो बॉन्ड यील्ड्स थोड़े ऊपर गए, तो आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये यील्ड में मिल रही हैं। सम पीपल विल से कि मैं 7.4 लॉक करता हूँ, हो गया मेरा काम, दे आर ऑल्सो राइट। सम पीपल विल से नहीं, कुछ ये अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ, शायद आगे जाके और भी माहौल ख़राब हो, मेरे को शायद 7.6 में मिल जाए। तो कुछ लोग स्टैगर करते हैं। जैसे एक इक्विटी मार्केट जब नीचे जाता है तो जो एसआईपी के जरिए में इन्वेस्ट करते हैं वो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक फ़ायदा उठाते हैं। वैसे भी जब ये बॉन्ड यील्ड कर्व ऊपर जाते हैं तो वो भी एक स्टैगर करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, एक अच्छा अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास का एक एसेट एलोकेशन करें विद द टारगेट की बेसिक 7% आप बीट करें विद द टारगेट, तो एक अच्छा डेट, इक्विटी, गोल्ड वो मिला के या इंटरनेशनल इक्विटी मिला के आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हैं। महंगाई की मैं बात करूं तो आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए 2014 में हमने लगभग 8.3% के आसपास पहुंचते हुए देखी थी। बहुत ज़्यादा महंगाई देखने की हमें आदत है, देखा जाए तो काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ग्लोबली जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारे लिए महंगाई बढ़ना साल में 1-2 बार तो हो ही जाता है। लेकिन अब जो महंगाई हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें ग्लोबल इंटरफेरेंस और बाकी तमाम फैक्टर्स हैं, ये लंबी चलेगी आपके मुताबिक? हाँ, मेरे हिसाब से ये रियल है। ओके। और जब तक ये सिचुएशन का कोई हल ना हो तब तक ये चलेगी। बट ऐसा नहीं कि महंगाई हो और द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ना ले। ये वीकेंड आपने देखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ राइटफुली कम इन एंड टेकन सम एक्शन, बट एक्शन उतना तक ही ले सकते हैं। बियॉन्ड अ पॉइंट सम ऑफ द इन्फ्लेशन हैज़ टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टर, एंड जितना जल्दी इसको हम मान ले उतना बेटर है। जो लाइफ में चेंजेस करना है ऑन खर्चा वो थोड़ा कर ले तो आसान हो सकता है इसको संभालने में। तो एक तरफ हम देख रहे हैं केंद्र सरकार यहाँ पे हमें राहत देने की कोशिश कर रही है आम आदमी के लिहाज से। हमने देखा है कि आरबीआई भी अपनी तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट एक सरप्राइज राइज हमने देखा भी है। आने वाले महीनों में भी हम देखेंगे ही कि दरें बढ़ेंगी ही। इन सब के बावजूद भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वो महंगाई को रोक पाएंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? एक अननोन टेरिटरी स्टिल है ऑन द वॉर, और इसका ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट अभी भी अननोन है, क्योंकि इसका कितना दिन ये चलेगा ये आपको पता नहीं। तो हमेशा ये रहेगा कि क्या ये इनफ था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दिस हैज बीन डिस्प्लेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लास्ट 2-3 decades, दे आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग। कि एक शुरुआत है, वी सॉ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा एक रेट हाइक हुआ, फिर ये डीजल पेट्रोल पे एक राहत आई, तो दे विल टेक द करेक्टिव एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सरकार के ऊपर कितना इसका बोझ पड़ेगा, और जो सरकार का कर्ज बढ़ेगा ये राहत देने के चक्कर में, उसे भी तो बाजार देख रहा है ना, उसको भी तो ट्रैक कर रहा है ना। फिर बॉन्ड यील्ड्स का क्या होगा? बॉन्ड यील्ड्स एज आई सेड थोड़े नाजुक टेरिटरी में है, will depend on the central government, central bank movement next time, but एक मेरे हिसाब से अगर मैं निवेशक के हिसाब से देखूं तो अच्छे जोन में आ गया है। 7.5 yield is a good yield for me. मैं तो I am definitely investing in these yields. As an investor, it's good for me. यूएस की अगर हम yields देखें तो उनकी तेजी में थोड़ी सी कमी आती हुई हमने देखी है पिछले दिनों। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे समझेंगे? आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ये भी जानना ज़रूरी है कि जो यूएस में हो रहा है ये शायद बहुत डिकेड्स में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऐसे इन्फ्लेशन, ऐसे इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने शायद ये प्रेजेंट जनरेशन शायद देखी नहीं होगी। सो आई थिंक जैसे आपने कहा हमारा आदत है, उनका तो है ही नहीं। सो वन हैज़ टू वॉच यूएस एंड क्लियरली द वर्ल्ड ट्रेड्स इन डॉलर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। द फैक्ट इज दे आर अ पावरफुल इकोनॉमी और वो मैनेज कर लेंगे, बट
इम्पैक्ट तो है, ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाजार में पैसे लगाते हैं 2008 2009 की बात कर रहे हैं, क्या वैसा कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए वो तो मैं नहीं जानता हूँ ऐसा होता है कि नहीं, बट 2008-9 में खुद की बात कर सकता हूँ। 2008-9 में मेरा रिस्क प्रोफाइल इतना तगड़ा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा एक इम्पैक्ट आया था। बट जब कोविड का ड्रॉप आया, आई वाज रेडी। अच्छा। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ी नहीं। आप अगर ब्रॉड मार्केट भी देखें, 2008-9 में 60% ऑफ आवर SIPs ऑफ द इंडस्ट्री हैड स्टॉप्ड। Okay. Contrast that to the behavior now. People are not only investing in SIPs, वो रख रहे हैं, every month उसमें जुड़ भी रहे हैं ना. So just speaks of the change in the risk profile of people and understanding of the people. एक demonetization के बाद एक बहुत बड़ा change आया investors. एक start हुआ एक financialization of assets. सही बात है. जो एक तरफा चल रहा है मेरे हिसाब से. वी डू बिलीव दैट एक हाउसिंग में रिवाइवल आई है और वो रहेगी, बट द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट्स आर सेट टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन रिस्क प्रोफाइल। प्लस आप ये भी द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग, इट इज गेटिंग यंगर, और ये जो यंग आ रहे हैं इनका सोच बहुत अलग है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है और अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो दे कम मोर प्रिपेयर्ड देन से आई केम व्हेन आई केम टू द मार्केट। टोटली। आपकी AMC के तहत मुझे समझाइए, बहुत सारी आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और बाजार की उतार चढ़ाव को काफ़ी हद तक निवेशक के लिहाज से देखें तो संभालने की कोशिश भी कर रही है। वॉलेटिलिटी के लिए क्या आपके पास एक अलग खाका होता है, अलग फिलॉसफी होती है? हर एक फंड हाउस की एक फिलॉसफी होती है जिसके तहत वो चलते हैं, अपने निवेशक को वो क्या देना चाहते हैं और किसके तहत निवेशक को उनसे जुड़ना चाहिए, हर फंड हाउस करता है। निराई की फिलॉसफी उतार चढ़ाव वाले बाजार में निवेशक को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका जवाब एक लाइन में तो नहीं दे सकता हूँ, बट एज अ फंड हाउस हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टर हमें अगर कोई एसेट क्लास के लिए पैसा देता है या देती है तो हम वो एसेट क्लास पूरा लेंगे। वी आर अ फुली इन्वेस्टेड फंड हाउस, हम कैश कॉल नहीं लेते हैं। ऐसे माहौल में शायद डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएं, बट कैश में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट वापस आता है वो किसी को नहीं पता होता कि कब वापस आ जाए। वो पूरा कैच करते हैं अगर फुली इन्वेस्टेड हों। तो हम कैश कॉल्स नहीं लेते, और अगर हमें 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें एक 2009 का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कोविड का भी ट्रैक, 2 बड़े फॉल्स के ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अगर देखें रिटर्न ऑफ द मार्केट हमने हमेशा कैच किया है। तो डिफरेंट फंड हाउसेस हैव डिफरेंट स्टाइल्स, बट द बेसिक एडॉप्शन ऑफ आवर स्टाइल इज डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखें, कोई एक स्टॉक में ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, कोई एक सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं होगा। ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द बिजनेस के बहुत सिंपल सा मैंडेट है, बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न देना है, वो हमारी कोशिश रहती है और 14 साल में ठीक ठाक ही रही है, आगे जाके भी कोशिश रहेगी डेफिनेटली। बट व्हाट इज़ ऑल्सो हैपनिंग नाउ, ये बेंचमार्क रिटर्न के परस्यूट में एक नया इन्वेस्टर उभर के आया है। वो कह रहा है कि मेरे को मार्केट रिटर्न दे दो तो ठीक है। अच्छा। इन परस्यूट ऑफ दिस अल्फा व्हाई विल आई लूज द बीटा ऑफ द मार्केट। सही बात है। तो कुछ ETFs भी हमने लॉन्च किए हैं विच आर मार्केट रिलेटेड। तो हमारा काम है अच्छा प्रोडक्ट बनाना। तो ये हो क्या रहा है, मेरा अगला सवाल यही था असल में, क्योंकि देखिए ग्लोबली हम सब देखते हैं कि एक्टिव फंड्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसिव फंड्स में निवेशकों का रुझान ज़्यादा होता है। हमारे देश में हमने देखा है कि एक्टिव फंड्स में जो फंड मैनेजर का काम होता है आपको बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न कमा कर देने का होता है, वो बखूबी कर भी रहे हैं। लेकिन उतार चढ़ाव के वक्त थोड़ा निवेशक के मन में असमंजस होता है, कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं फंड परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इस बीच हमने पिछले कुछ सालों में पैसिव फंड्स को बहुत उभरता हुआ भी देखा है। बहुत सारे फंड हाउसेस ने धड़ाधड़ जो है पैसिव स्कीम्स लॉन्च भी की है। आप भी अपने फंड हाउस में रिसर्च करते होंगे, डेटा निकालते होंगे, कौन सा निवेशक है ये, कहाँ का निवेशक है, क्या उम्र है इस निवेशक की, कितना उसका इंटरेस्ट है पैसिव फंड्स में, उसमें भी इंडेक्स ETF क्या खरीद रहे हैं वो? मैं अगर देखूँ तो एक प्रोडक्ट अपने मेरिट की वजह से चलता है। सही बात है। नॉट बिकॉज सम अदर प्रोडक्ट इज डूइंग बैडली। हाँ, राइट। एक एक्टिव चलता है अपने मेरिट पे, और पैसिव अगर चलेगा अपने मेरिट पे चलेगा। पैसिव विल गिव यू मार्केट रिटर्न, एक्टिव विल एस्पायर टू गिव यू अबव मार्केट रिटर्न। अगर ये अबव मार्केट रिटर्न देगा तो चलेगा, सही नहीं बात तो
पीपल नॉर्मली झुकते हैं टू पैसिव्स, बट इंडिया इज अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सेप्शन बिकॉज इंडिया में बोथ चल सकते हैं. Right. At this moment, there is enough talent, and I believe there is enough talent in the mutual fund industry जो आपको अच्छे benchmark beating returns देंगे आगे जाके. But broadly अगर आप categorization of funds लेके चले, एक fixed हो गया कि इतना ही funds आप active में ला सकते हैं. सही बात बट है. एक पैसिव का एक ब्यूटी है कि जहाँ पे आप एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बना सकते हैं, उसके ऊपर आप एक इंडेक्स बना सकते हैं और इंडेक्स बना के आप फंड भी ला सकते हैं, और थ्रू फैक्टर्स वो इंडेक्स के और वो फैक्टर्स वो उसके काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. इसलिए ज़्यादातर वर्ल्ड में देर आर मोर पैसिव फंड्स देन एक्टिव, which is true about India. इसका एक्टिव्स कोई लेना देना नहीं. अच्छा. आइडिएशन इज मोर ओपन ऑन पैसिव्स, हेंस आप आगे जाके भी देखेंगे फंड्स, पैसिव फंड ज्यादातर लॉन्च करेंगे क्योंकि कोई रोक नहीं है, आपके आइडिएशन का कोई रोक नहीं है. इसमें जो निवेशक का चॉइस है, मैं आज के डेट में देख रहा हूँ कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा टाइम डिजिटली स्पेंड करते हैं, उनका झुकाव पैसिव के तरफ है जो हमारा डेटा कहता है. और जिन्होंने काफी दिन से एक्टिव रिटर्न्स उनको आदत सी हो गई है, वो एक्टिव में रह रहे हैं. पर ये अजीब सा नहीं लग रहा आपको, क्योंकि नई जनरेशन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है. आइडियाज दैट आर कमिंग ऑन पैसिव आर नॉट अवेलेबल ऑन एक्टिव. सही बात. राइट. सो नए जो आइडियाज हैं उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पैसिव जा रहे हैं. आज के डेट में कोई भी, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल ये रहता है कि नेक्स्ट 50 नेक्स्ट 50 ना, दोस 50 स्टॉक्स टुगेदर आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट में आपको नहीं मिल रहा है, तो हर एक पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 50 एडिशन का एक स्कोप बन जाता है. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन एंड वी फील अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पैसिव कैन गिव अ स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो. अगेन आवर जॉब इज टू पुट अ प्रोडक्ट. अब कौन क्या चूज करेगा बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल प्लान इज देयर चॉइस एंड द चॉइस बिटवीन देम एंड देयर एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर. उसमें हम दखलंदाजी नहीं करते हैं. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, पैसिव बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ आइडिएशन there will be more passive products going forward from across the industry, both on equity and debt. तो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी पिछले दिनों, और एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो यंग जनरेशन, जिसको मिलेनियल भी कहते हैं, इन्हें फैक्टर फंड्स या फैक्टर इन्वेस्टिंग या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. इसको लेके आपका डेटा कुछ कहता है? क्योंकि ये तो बहुत ही साइंटिफिक और रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन देखिए ये उनके दिलचस्पी का एक एरिया है. बिकॉज द फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या करता है, थोड़ा बहुत एक्टिव इन्वेस्टिंग के रूल्स लेके उसको इम्बाइब करके जो स्टाइल्स ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग के में से निकाल के एक रूल बनाते हैं. जैसे आपने कहा, एक रूल बन जाता है तो वही फॉलो होता है. राइट. ये जो नए नए आइडियाज हैं, ये इनिशियली एक अट्रैक्शन बन जाते हैं. बिल्कुल. राइट. आगे जाके ये चलेगा कि नहीं, ये फैक्टर बेस्ड फंड्स में लिक्विडिटी रहेगी कि नहीं, मार्केट कैसे बढ़ेगा, वो आगे वक्त ही बताएगा. बट इनिशियली आपको अगर एक नया न्यू इम्प्रूव्ड आइडिया मिलता है, लोग तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं. उसमें कोई दो राय नहीं है. बट यू नो, अ गुड फैक्टर फंड हैज इट्स ओन प्लेस आल्सो. सही बात है. तो अगर अच्छा एक फैक्टर फंड डाले, एंड जिसको हम स्मार्ट बीटा कहते हैं, जो अभी तक इंडिया में डिस्कस हो रहे हैं, इतने आए नहीं, बट आएंगे जरूर. डोंट अंडरएस्टिमेट द इंडियन ब्रेन. सही बात है. in getting factor products is my submission. मैं भी सीख रहा हूँ पैसे बिजनेस, बट जो थोड़ा बहुत मैं देखा हूँ, the brains are fairly strong. तो अब इस तरह के माहौल में, और क्योंकि आपके फंड्स की भी आपने कहा कि लाइनअप है एक तरह की, तो भारत आपको किस तरह के फंड्स का एक नया बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद आपका फंड हाउस भी शामिल हो? मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर ना, बिफोर कोविड जो इन्वेस्टर था और पोस्ट कोविड एक इन्वेस्टर वो जो बन गया है, वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है आपके मुताबिक? मतलब इंसान बदल गया है या एक्सपीरियंस आ गया है? एक्सपीरियंस आ गया है. क्योंकि जब आप 2 साल घर में बैठ जाते हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी जैसा माहौल बन जाए, तो आप डेफिनेटली अपने पैसे की तरफ आपका नजर जाता है. लोगों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस डेफिनेटली बढ़ाया. फिगर्स से दैट इंश्योरेंस हैज गॉन अप. आई एम प्रीटी श्योर लोगों का इमरजेंसी फंड थोड़ा बढ़ गया होगा. बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं. जिनका भी एक इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट के तरफ एक बहुत अच्छा मौका मिला है टू चेंज इट. पहले क्या, एक नीड होता है, एक वांट होता है. नॉर्मली बहुत सारे वांट्स को हम समझते हैं नीड, बट ये जो 2 साल गए, कोई वांट पे खर्चा नहीं हुआ, फिर भी लाइफ एकदम ठीक चल रहा है. सो ये जो रिस्ट्रक्चर होके जो उभर के हम लोग, मैं खुद, हम लोग जो नए बन के आए हैं,
हमारा झुकाव टू इन्वेस्टिंग हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड ओके। और काफ़ी लोगों का नीड फॉर इन्वेस्टिंग भी इंक्रीज कर गया है, राइट? तो इट इज़ दी, आई फील द एडवेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन इंडिया। सही बात गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हम लोग खुद देख रहे हैं, आपके शोज में भी आप देख रहे हैं, लोग आके कहाँ कहाँ से पूछते हैं कि इतना मुझे पैसा सही चाहिए, बात इसके वजह से मैं क्या करूँ। पहले तो पूछते थे आपका बेस्ट फंड कौन सा है, हाँ, वो एक बिल्कुल, चेंज हुआ है, वो काफी change एक हुआ है। चेंज हुआ है। तो ये जो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो शुरुआत हुई है, इससे ही इन्वेस्टिंग का बिगिनिंग होता है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान। एंड मेरे हिसाब से इट्स इन द नेक्स्ट 5 से 10 years यू विल सी फार मोर पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बिकॉज एक नीड आ चुकी है। बिल्कुल। प्लस पीपल हैव बेनिफिटेड ओवर द लास्ट 20-25 years। ये जो एसेट क्लासेस है of equity, debt, or there are other digital assets now emerging. So you will have different risk profiles there, and but एक portfolio जो बनेगा, whether it's active, passive, debt, equity, but एक पोर्टफोलियो की तरफ झुकाव जा रहा है ज़्यादातर एक प्रोडक्ट। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कोविड के बाद जो हम बदलाव देख रहे हैं लोगों की निवेश की जर्नी में, निवेश के सफ़र में, उसमें बाजार की अस्थिर होने के बजाय वित्तीय साक्षरता को लेकर अगर समझ बढ़े तो सभी के लिए अच्छा होगा। और बाकी हम और आप तो हैं ही, निवेशकों को लगातार जागरूक रखने में हम सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए शो पर और इतनी बढ़िया बात की। जितना समय निकाला जाए उतना कम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में। और निवेश की ABCD में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।